दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो 70% आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। एक किसान किसी बैंक में जाता है और जाकर के वहाँ के मैनेजर से बातचीत करने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर जब उसकी वेशभूषा को देखता है तो देख कर के उससे मिलने के लिए मना कर देता है और उसे बैंक से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैनेजर साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि ये इसी तरीके से फालतू की धमकी दे रहा है और मुझे लगता ही नहीं कि इस व्यक्ति का इस बैंक में कोई खाता भी होगा, और अगर होगा भी तो उसमें पैसे होना संभव नहीं है जिस हिसाब से इसकी वेशभूषा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, किसी की वेशभूषा से किसी के बारे में कोई भी बात तय करना कहाँ तक उचित है, आज आपको इस कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था और उसने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद बड़ा खेती किसानी करता था। और खेती किसानी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत मेहनत है, और इसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है कि कहीं बारिश ना हो जाए तो कहीं आग लग जाए। इस तरीके की तमाम समस्याओं से जो किसान है वो जूझता है। इन समस्याओं को जूझते हुए उसने अपने एक इकलौते बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा के लिए उसे बाहर भेजा। और बाहर भेजने के बाद एक समय ऐसा आया कि उसका बेटा एक अधिकारी पद को प्राप्त कर गया और अब वो अपना जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती थी वहीं पर वो रहता था। तभी यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि एक किसान अपने किसी कारणवश उसके बैंक में पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो वो अपने बैंक में पहुंचता है और बैंक में पहुंचने के बाद वहाँ जो हेल्प डेस्क होती है, जहाँ पर लिखा होता है पूछताछ एवं सहायता, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर एक जो लेडीज बैठी हुई थी उससे कहता है कि मैडम, मेरे खाते में कोई समस्या है और मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे चेक कर लीजिए और चेक करके बता दीजिए कि आखिरकार मेरे खाते में क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों, मैडम बिजी थी और बिजी होने के कारण उसने कहा कि दादा, आप थोड़ा सा वेट करिए, आप बैठ जाइए और मैं थोड़ी देर में आपका ये जो समाधान है उसको करता हूँ। दोस्तों, वो वृद्ध व्यक्ति काफ़ी देर तक बैठा रहता है, लेकिन वो जो महिला थी वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वो भूल जाती है कि उसे वृद्ध व्यक्ति की मदद करनी थी। दोस्तों, जिस बैंक में वो बूढ़ा व्यक्ति गया था उस बैंकों में सभी बड़े बड़े लोगों के खाते थे। वहाँ पर किसी छोटे या किसान व्यक्ति का खाता नहीं था, इसलिए जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सब अप टू डेट थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग कोई बड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था उसकी वेशभूषा को देख करके सभी लोग उसकी ओर बार बार घूर घूर कर देख रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि आखिरकार ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है और इसका इस बैंक में क्या खाता हो सकता है, इसकी चर्चा कर रहे थे। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर से एक पूछताछ की और इशारा किया और कहा कि मैडम, अगर आपके पास समय ना हो तो आप अपने मैनेजर से जाकर के बता दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, वो लड़की कहती है, ठीक है दादा, आप वेट करिए, मैं जाकर के बताती हूँ। और मैनेजर के केबिन में जाती है और कहती है कि साहब, वो बाहर जो वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके खाते में कोई समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा, उनके खाते में क्या समस्या आ रही होगी, उनके खाते में तो पैसे ही नहीं होंगे। और देखा कि उसकी हालत वेशभूषा ठीक नहीं है, तो मैनेजर ने कहा कि आप उसको बैठा रहने दीजिए और थोड़ी देर बाद बैठे बैठे वो वहाँ से चला जाएगा और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर के मुझसे मिल पाए, और मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता, मैं अभी किसी बड़े क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा सुनकर के वो महिला आ जाती है और दादा से बैठने का इशारा करती है कि अभी मैनेजर साहब बिजी हैं और वो आपको जल्दी ही बुला लेंगे। वो व्यक्ति काफ़ी देर तक बैठा रहता है। तभी एक कर्मचारी जो स्वभाव से थोड़ा सरल था और युवा था, उसकी नई नई भर्ती हुई थी, वो आकर के देखता है कि बूढ़े व्यक्ति को ये लोग बहुत देर से बैठाले हुए हैं। तो वो मैनेजर से जाकर के कहता है कि साहब, आप उससे मिल लीजिए जाकर के और उसको बुला लीजिए, उसकी समस्या का समाधान कर दीजिए, बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी देर से बैठा हुआ है। तो मैनेजर कहता है कि आप अपना काम करिए जाकर के, और इस तरीके से आप हमको मत बताइए, आपको जो काम सौंपा गया, मुझे कब क्या करना है ये मैं भली बात ही जानता हूँ। दोस्तों, वो आकर के वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि दादा बताइए, आपकी क्या समस्या है, शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि ये मेरी पासबुक है और मेरे खाते से पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके आप चेक कर लीजिएगा। वो कहता ठीक है दादा, आप इसको रख दीजिए और मैं इसको चेक कर लूँगा, और मैनेजर साहब अभी बिजी हैं तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं।
दोस्तों तभी वो खड़ा होता है और जाकर के मैनेजर के केबिन के पास कहता है कि साहब मुझे आपसे सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए और आप मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए और इसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैनेजर जैसे ही देखता है कि वो व्यक्ति उसके केबिन के अंदर आ गया है और आने की परमिशन मांग रहा है, तो मैनेजर उसे साफ मना कर देता है कि दादा मैं आपसे नहीं मिल सकता और आप जाइए, फिर किसी दिन आना, और आपके अकाउंट में पैसे वैसे हैं नहीं और फालतू आप मेरा टाइम बर्बाद करेंगे और अपना भी टाइम बर्बाद करेंगे। दोस्तों जब मैनेजर ने इस तरीके का व्यवहार किया तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठ कर के आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती और इन सारी बातों का आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों मैनेजर उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है और कहता ठीक है दादा हम देख लेंगे, आप फिलहाल अभी यहाँ से जाइए। और दोस्तों ऐसा कह कर के वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तभी जो फील्ड ऑफिसर है, जो युवा लड़का था जिसने मैनेजर से जाकर के कहा था, वो चेक करता है कि लाओ ज़रा मैं ही देख लूँ कि ये जो वृद्ध थे इनके अकाउंट में क्या दिक्कत है और क्या इनकी समस्या है। दोस्तों जैसे ही उसने अकाउंट नंबर जो वो दे गए थे उस अकाउंट नंबर के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो सुरेंद्र नाथ थे और वो सुरेंद्र नाथ जो जिस बैंक में वो काम कर रहे थे उस बैंक के आधे से ज़्यादा शेयर उनके पास हैं और एक तरीके से वो इस बैंक के मालिक की हैसियत रखते हैं। दोस्तों उसने उस खाते को ले जाकर के मैनेजर को दिखाया और मैनेजर से कहा कि साहब ये जो खाते आप जिस व्यक्ति का आपने देखा था वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र नाथ हैं, जिनके पास हमारे बैंक के 60% से ज़्यादा शेयर हैं, आधे से ज़्यादा शेयर हैं, और आपने उनको इस तरीके से जाने दिया बिना उनको सुने ही, और वो कह गए हैं कि अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही मैनेजर ये सारी चीज़ों को देखता है तो मैनेजर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार अब मेरा क्या होगा। दोस्तों तभी दूसरे दिन वो सुरेंद्र नाथ सूट बूट में उस बैंक में प्रवेश करते हैं और बैंक में प्रवेश करने के बाद मैनेजर से कहते हैं कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम्हें इस पद के लिए गवारा नहीं करता, तुम इस पद पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मैं इस पद पर बैठाऊँ जो आम लोगों की समस्याओं को समझ सके और सबको समान रूप से समझे, ना कि किसी अमीर और किसी के वस्त्र आदि को देख करके उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाए। तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो। तो मैनेजर कहता है कि आप कौन होते हैं जो मुझे इस मैनेजर की पद से हटाने वाले। उसने कहा देखिए मैं इस बैंक के आधे से ज़्यादा शेयर का मालिक हूँ और अगर मैं इन शेयर्स को बेच दूँ तो तुम्हारी बैंक आज ही खतरे में आ जाएगी, तो एक तरीके का मैं मालिक की हैसियत रखता हूँ और मैंने तुम्हारे इस बैंक के मालिक से भी बात की है, उन्होंने भी मेरी बात को समझा है और आपको इस मैनेजर पद से हटने का आदेश दिया है। तो आप इस मैनेजर पद से हटिए और आपको मैं फील्ड ऑफिसर बना रहा हूँ और ये जो लड़का है जो फील्ड ऑफिसर है इसे मैं मैनेजर के पद पर स्थापित कर रहा हूँ ताकि ये आम लोगों की समस्याओं समझे और अपने पद का सही तरीके से प्रयोग कर सके। दोस्तों ऐसा कहने के बाद मैनेजर माफ़ी मांगता है, लेकिन सुरेंद्र नाथ जी को इस बात पर कोई असर नहीं होता और उसे फील्ड ऑफिसर बना देते और कहते हैं कि तुम अपना चाल चलन अच्छा रखो तो तुम अपने पद को फिर से वापस पा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इसी पद से अपना इस्तीफ़ा देना होगा और जो नया व्यक्ति है उसे इस पद पर हम जो है सौंप रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद वो जो मैनेजर है वो फील्ड ऑफिसर बन जाता है और जो फील्ड ऑफिसर है वो मैनेजर बन जाता है और सुरेंद्र नाथ जी उस बैंक से चले जाते हैं और एक सीख देते हैं और उस महिला से भी कहते हैं कि अगर आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया होता तो शायद मैं मैनेजर के पास न जा पाता और न जा पाता तो इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो आपने भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया और आपने भी मेरे वस्त्रों को देखा ना और मेरी हैसियत का अंदाज़ा लगाया, जबकि आप का जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल गलत था। तो किसी की वेशभूषा आदि को देख करके उसकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे पद पर काम करते हैं जो पद बड़ा है और वहाँ पर आपको कोई ना रोकने वाला होगा ना टोकने वाला होगा, ऐसे में आप आम लोगों के साथ बड़ा नम्रता से पेश आएँ और उन हर व्यक्ति की परेशानी को समझें। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य यही था। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।